हाउस ऑफ द ड्रैगन इज बैक और उसी के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स का भी आइकॉनिक म्यूजिक इज बैक। सीजन 1 के ओपनिंग क्रेडिट्स में हमें टारगेरियन हिस्ट्री एक ब्लड लाइन के फॉर्म में नजर आती है। जैसे जैसे वो ब्लड आगे जाता है वैसे टारगेरियन के पिछले वाले जो भी किंग्स है वो हमें दिखाई देते हैं। तो अभी इस समय पर सीजन 2 के ओपनिंग क्रेडिट्स में हमें कंप्लीट टारगेरियन हिस्ट्री नजर आती है एक बड़े कपड़े पर वीव होते हुए। तो इस तरीके से एक कपड़े पे हमें कुछ डिजाइन्स वीव होते हुए नजर आते हैं और ये चीज एक सीजन 1 के हेलेना टारगेरियन के रिलेटेड थ्रोबैक मोमेंट भी है। Hand turns noon, fall of flame. Dragons of flesh, weaving dragons of thread. Hand turning loom, spool of green, spool of black, ड्रैगन्स ऑफ फ्लैश विविंग ड्रैगन्स ऑफ थ्रेड। तो बेसिकली यहाँ पर यंग हेलेना टारगेरियन कह रही है कि हैंड मतलब ऑटो हाईटॉवर, टर्निंग द लूम मतलब उसके वजह से कुछ चीजें होती है, जिससे स्पूल ऑफ ग्रीन, स्पूल ऑफ ब्लैक मतलब बेसिकली ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक्स का यहाँ पे वो वॉर प्रेडिक्ट करती है। तो हेलेना के उसी चीज से इंस्पायर होते हुए यहाँ पर हमें सीजन 2 का इंट्रो अभी देखने मिलेगा। यहाँ पर जैसे जैसे ये ओपनिंग क्रेडिट्स के थ्रेड्स वीव होने लगते हैं तो हमें सीधा टारगेरियन हिस्ट्री के कुछ चीजें नजर आती है। सबसे पहले हमें कुछ थोड़ी सी मिस्टीरियस चीजें देखने मिली, उसके रिलेटेड हम बाद में कभी जानेंगे। बट बाद में हमें जो देखने मिला विच इज कंफर्म्ड दैट इज डूम ऑफ वलेरिया। उसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 ड्रैगन्स। सबसे पहले एगोन द कॉन्करर बलेरियन द ब्लैक ड्रेड पे है, देन उसकी सिस्टर वाइव्स पीछे है, रेनिस ऑन मराक्सस ड्रैगन एंड विसेन्या ऑन यंग वेगार ड्रैगन। देन उसके बाद में हम फील्ड ऑफ फायर के वॉर का एक डिजाइन वीव होते हुए देखते हैं। हमें यह पता चलता है कि ये फील्ड ऑफ फायर का भयानक वॉर है बिकॉज वी कैन सी सिजिल ऑफ हाउस गार्डनर, और इसी हाउस गार्डनर को फील्ड ऑफ फायर के डेंजरस वॉर में एगोन द कॉन्करर और उसके दोनों सिस्टर्स ने मिलके पूरी तरह से खत्म किया। तो उसके बाद में हमें पुराना किंग मेगोर द क्रूअल हमें एक आयरन थ्रोन पे दिखाई देता है। वी कैन सी दैट उसके बॉडी में से आयरन थ्रोन यहाँ वहां से निकला है। तो मेगोर की वो जो डेथ थी वो काफी मिस्टीरियस रही थी, जिसके बारे में मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। देन यहाँ पर वीव होते हैं पुराना किंग जहेरिस एंड उसकी गुड क्वीन एलिसन। देन वी गेट टू सी ओल्ड किंग जहेरिस, और ये वाली जो ओल्ड किंग जहेरिस और उसके आजू बाजू में जो भी कैरेक्टर्स खड़े हैं ये इमेज डायरेक्टली फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के लिटरली फर्स्ट सीन से ही इंस्पायर्ड है। देन इसके बाद में हमें एक साइड में ग्रीन्स की एलिसेंट देखने मिली तो दूसरे साइड में हमें ब्लैक्स की रेनिरा देखने मिली, और उसी में से एक राइवलरी, एक वॉर बाहर निकलता है एंड दैट्स व्हाट वी गेट टू सी। एक साइड में ग्रीन्स के साइड में किंग एगोन द सेकंड है तो दूसरे साइड में ब्लैक्स के साइड में हमें रेनिरा नजर आती है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि 2 रूलर्स यहाँ पर है। एक साइड में एगोन आयरन थ्रोन पे बैठा है तो दूसरे साइड में रेनिरा उसके ड्रैगन स्टोन के तख्त पर बैठी है। तो उन्हीं के राइवलरी से एक डांस ऑफ द ड्रैगन्स का भयानक वॉर शुरू हुआ जब वेगार ड्रैगन ने अरैक्स ड्रैगन और लुसेरिस को मार डाला। तो वो भी हमें इस कपड़े पे नजर आता है। वेगार ड्रैगन एक जगह पे है और अरैक्स के टुकड़े टुकड़े हुए हैं वो भी हमें नजर आते हैं। देन इसके बाद में वी गेट टू सी हाउस ऑफ द ड्रैगन का लोगो। तो इस तरीके से ये ओपनिंग क्रेडिट्स थे। नाउ लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट सीन जो कि हमें देखने मिला डायरेक्टली नॉर्थ में विंटरफेल में। यहाँ पर सबसे पहले सीन में हमें देखने मिलता है लॉर्ड ऑफ विंटरफेल जो इस समय पर है उस क्रेगन स्टार्क की मुलाकात हुई है जेसेरिस वेलारियन के साथ में। तो फर्स्ट सीजन के एंड में हमने देखा था कि ब्लैक्स क्वीन जो अभी अपने आप को कहने लगी है वो रेनिरा अपने बड़े बेटे जसेरिस को नॉर्थ में भेजती है ताकि वो नॉर्थ के हाउसेस का सपोर्ट ला सके, एंड अपने छोटे बेटे लुसेरिस को वो स्टॉर्म सेंड पर भेजती है ताकि हाउस बराथियन का सपोर्ट रेनिरा को मिले। बट लुसेरिस के साथ में क्या हुआ वो तो हमने देखा ही। तो लुसेरिस तो वहां पर स्टॉर्म सेंड के नजदीक मारा गया, बट जसेरिस अभी सीधा डायरेक्टली नॉर्थ में एकदम सेफली पहुंचा है और उसकी वहां पर वॉल पे क्रेगन स्टार्क के साथ में मुलाकात हुई। यहाँ पर ये मुलाकात हमें वैसे बाद में देखने मिलती है बट उसके पहले हमें एक्चुअली एक क्रेगन स्टार्क का बहुत ही अच्छा मोनोलॉग देखने मिला। वो मोनोलॉग एक वॉइस ओवर की तरह एक्ट करता है और उसमें हमें कुछ सीन्स देखने मिले। इसमें वो सीधा जसेरिस को बताता है कि स्टार्क्स की ड्यूटी वेस्टेरोस को बचाने की है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे वेस्टेरोस में सभी से ज्यादा है।
क्रेगन के मुताबिक हाउस स्टार्क की एक ट्रेडिशन रही है कि उनके हाउस होल्ड में से कोई ना कोई एक बंदा हमेशा नाइट्स वॉच को भेजना उन्हें पड़ता ही है। जैसे जैसे ये सभी चीजें क्रेगन कहता है तो हमें उस ट्रेडिशन को देखने मिला। स्टार्क्स के हाउस होल्ड के सभी लोग वहां पर एक साथ खड़े होते हैं और कुछ एक पाउच में से वो पत्थर निकालते रहते हैं। अभी ऐसी चीज कुछ बुक्स में बताई तो नहीं गई है, बट इस ट्रेडिशन को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कोई व्हाइट पत्थर निकालता है तो उसका मतलब वो विंटरफेल में ही रहेगा, बट अगर ब्लैक पत्थर आया तो उसका मतलब वो नाइट्स वॉच को ज्वाइन करेगा। तो अभी ये जो भी यंग स्टार्क मेंबर ऑफ फैमिली है वो नाइट्स वॉच को ज्वाइन करता है और उसके बाद में हमें दिखाई दिया क्रेगन स्टार्क और जसेरिस वेलेरियन। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है और जसेरिस यहाँ पर क्रेगन को मनाने लगता है कि नॉर्थ के आर्मी को क्रेगन को रहेनिरा के सपोर्ट में भेजना चाहिए। तो जसेरिस वेलेरियन यहाँ पर बातों ही बातों में कहता है कि सालों पहले यहीं पर एगोन द कॉन्करर एंड किंग इन द नॉर्थ टोरेन स्टार्क के बीच में एक समझौता हुआ था। जसेरिस कहता है इन दिस वेरी प्लेस। तो ये चीज थोड़ा सा बुक से डिफरेंट बताया है। टोरेन स्टार्क और एगोन द कॉन्करर की जो मुलाकात हुई थी जिसमें टोरेन स्टार्क ने एगोन द कॉन्करर के सामने बेंड द नी किया था, वो बैंक्स ऑफ द ट्राइडेंट रिवर के नजदीक हुआ था, मतलब ट्राइडेंट नदी के किनारे हुआ था, वो बिल्कुल भी नॉर्थ में नहीं हुआ। तो ये चीज यहाँ पर जेस ने थोड़ी सी डिफरेंट बताई। तो एनीवेज जेस के ऐसे कहने पर क्रेगन स्टार्क भी जेस को बताता है कि वो जो कुछ भी समझौता हुआ था वो तो हो गया, बट उस समय पे वो समझौता करना पड़ा स्टार्क्स को क्योंकि एगोन द कॉन्करर ने उसके ड्रैगन्स का खौफ उसके एंसेस्टर्स को दिखाया और वो कहता है कि एटलीस्ट तुमने वैसा नहीं किया। मतलब जसेरिस वहां पे थोड़ा फ्रेंडली वे में आया था, वो फ्रेंडली वे में उससे मदद मांगता है। जसेरिस ने अपने ड्रैगन से उसे कुछ डराया धमकाया नहीं। तो ये वैसे एक छोटा सा ताना था क्रेगन का जेस के लिए, तो उसका यहाँ पे चेहरा उतर गया। तो दोस्तों अभी एग्जैक्टली आपको ये टोरेन स्टार्क कौन है और उसने एगोन द कॉन्करर के सामने बेंड द नी कब और कैसे किया, वो भी कहानी अगर आपको अच्छे से डिटेल में जाननी है तो आप वो सब मेरे पुराने एगोन्स कॉन्क्वेस्ट के वीडियोज में देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक शेयर की है और उसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब रहेगी क्योंकि उन दिनों में मेरे पास कुछ अच्छा सेटअप नहीं था, सो बेयर विथ मी। और वो किंग एगोन टारगेरियन के सामने घुटने टिका के अपने नॉर्दर्न किंग वाला क्राउन नीचे रख देता है। अब टोरेन स्टार्क कोई किंग इन द नॉर्थ नहीं रहा था, वो था किंग एगोन टारगेरियन का वार्डन इन द नॉर्थ। एनीवेज अभी आगे चलते हैं। जसेरिस यहाँ पे आगे कहता है कि टोरेन स्टार्क ने सालों पहले एगोन द कॉन्करर से थोड़ा सा डर के उसके सामने बेंड द नी वैसे जरूर किया, बट टोरेन स्टार्क का एक्चुअली एगोन द कॉन्करर पे विश्वास भी होता है। उसने ऐसा विश्वास भी दिखाया कि एगोन द कॉन्करर के अंडर पूरा रेल्म, पूरा वेस्टेरोस एक होगा, यूनाइट होगा, और उसी वजह से भी टोरेन स्टार्क ने एगोन को अपना राजा माना। तो जसेरिस की ये बात बिल्कुल सही थी। टोरेन स्टार्क ने जब बेंड नी किया तभी उसका होने वाले किंग एगोन टारगेरियन पे विश्वास था। उसके अंडर जो भी नए वेस्टेरोस में एक यूनाइटेड 7 किंगडम्स क्रिएट होगा उसके यूनिटी पर भी टोरेन का विश्वास था और इसीलिए टोरेन ने एगोन के सामने बेंड नी किया था। तो जसेरिस वेलेरियन के इस बात से इवन क्रेगन स्टार्क अग्री करता है। देन जसेरिस बहुत ही अच्छी तरीके से क्रेगन को समझाता है कि एगोन द कॉन्करर ने वेस्टेरोस को यूनाइट टारगेरियंस के अंडर किया तो सही, बट अभी उस यूनिटी में दरार आने लगी है। ग्रीन्स और ब्लैक्स के फैक्शन के बीच में बढ़ते तनाव के वजह से पूरा वेस्टेरोस डिवाइड होने लगा है। जसेरिस यहाँ पर क्रेगन को कहता है कि सालों पहले वेस्टेरोस के लॉर्ड्स ने किंग विसेरिस के राइटफुल मतलब उसी के माँ रहेनिरा के सामने बेंड नी किया था। उसी वजह से उसकी माँ रहेनिरा ही इस पूरे रेल्म की वेस्टेरोस की राइटफुल एयर है और वो आयरन थ्रोन की हकदार है। तो इसीलिए उसके सपोर्ट में स्टार्क्स को भी आना चाहिए क्योंकि ऑनरेबल स्टार्क्स अपनी ओथ्स को नहीं भूलते। एक जमाने में स्टार्क्स ने रहेनिरा को उनका एयर माना था, फ्यूचर क्वीन माना था, तो अभी वो पीछे हट नहीं सकते। तो क्रेगन स्टार्क यहाँ पे समझा कि जसेरिस वेलेरियन चाहता है कि स्टार्क्स की आर्मी जो भी है वो ब्लैक्स के कॉज में यानी रहेनिरा के सपोर्ट में जसेरिस मांग रहा है,
बट वो यहाँ पर वैसे नहीं कर सकता। वो जसेरिस को समझाता है कि उसकी जिम्मेदारी और ओवरऑल पूरे स्टार्क्स के आर्मी की जिम्मेदारी नॉर्थ में ज्यादा है। क्रेगन के मुताबिक उसकी ड्यूटी इस समय पर वॉल पर और नॉर्थ में ज्यादा है, ना कि किंग्स लैंडिंग में। उसके मुताबिक किंग्स लैंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वॉल पर होती है। इसीलिए क्रेगन यहाँ पर सीधा जसेरिस को कहता है कि आई नीड माई मैन हियर। तो इस रिप्लाई के बाद में जसेरिस एकदम एग्रेसिवली यहाँ पे क्रेगन को समझाने लगा कि तुम और तुम्हारे मैन यहाँ पर वाइल्डिंग्स और वेदर से एकदम लड़ते बैठोगे, बट तब तक साउथ में हाई टॉवर्स मेरे माँ को यूजर्व करने का प्लान करते रहेंगे और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो जसेरिस यहाँ पर बेसिकली बताता है कि आने वाला एक अभी बड़ा वॉर जो होगा उसमें स्टार्क्स की आर्मी, नॉर्दर्न मैन की आर्मी रेनिरा के सपोर्ट में उसे कुछ भी करके लगेगी। बट उसके ऐसा कहते ही उसके फेस पर बियॉन्ड द वॉल से एक बड़ा सा हवा का झोंका आया और वो जो बियॉन्ड द वॉल का नज़ारा था वो देख के जसेरिस एकदम हक्का बक्का रह गया। इसी खूबसूरत शॉट के बाद में क्रेगन स्टार्क वहां पे जसेरिस को कहता है कि उसके पिता ने किंग जहरिस और क्वीन एलिसन को वहां पर वॉल पे होस्ट किया था। पुराना ओल्ड किंग जहरिस और उसकी गुड क्वीन एलिसन, वो दोनों भी अपने अपने ड्रैगन्स वर्मीथॉर और सिल्वरविंग पे बैठ के यहाँ पर वॉल पे आए थे। बट सरप्राइजिंगली उन दोनों के ड्रैगन्स वर्मीथॉर और सिल्वरविंग ने वॉल को क्रॉस करने से मना किया। तो अभी इस कॉन्वर्सेशन में क्रेगन ने जो कहा कि उसके पिता रिकॉन स्टार्क ने जहरिस और एलिसन को वॉल पे लाया था, तो ये चीज़ एक्चुअली बुक में काफ़ी डिफरेंट है। असल में एक्चुअली बुक में हमें बताया गया है कि क्रेगन स्टार्क के पिता नहीं बल्कि उसके दादाजी के दादाजी, जो भी उसका वर्ड है मुझे पता नहीं हिंदी, बट क्रेगन के दादाजी एलारिक स्टार्क के साथ में सिर्फ गुड क्वीन एलिसन वॉल पे गई थी और तभी उसकी शी ड्रैगन सिल्वरविंग वॉल को क्रॉस करने से मना करती है। तो गुड क्वीन एलिसन के मुताबिक पूरे लाइफ में सिल्वरविंग ने बस उसकी एक ही बार में हुक्म नहीं मानी थी जब वो वॉल पे रही। तो एलिसन काफ़ी अच्छी राइडर होती है सिल्वरविंग की, बट वो शॉक्ड हो गई थी जब सिल्वरविंग ने वॉल के आगे जाने से मना कर दिया था। तो ये जो पूरा इंसिडेंट था वो सिर्फ और सिर्फ गुड क्वीन एलिसन के साथ हुआ, बट ऐसा कोई भी इंसिडेंट किंग जहरिस के साथ में नहीं हुआ था। किंग जहरिस सिर्फ विंटरफेल में गया था, ना कि वॉल पे। तो दैट इज अ बिट ऑफ अ चेंज दैट वी गेट टू सी फ्रॉम बुक टू शो। देन फिर यहाँ पर अभी क्रेगन आगे कहता है कि ड्रैगन्स ने वॉल क्रॉस करने को मना किया था उस समय पर, और उसके एंसेस्टर्स ने यानी उसके स्टार्क्स के पूर्वजों ने इतनी ऊंची 700 फीट की मैसिव वॉल खड़ी कर दी। तो क्या वो सिर्फ वाइल्डिंग सैवेजेस और बर्फ को रोकने के लिए की होगी? तो ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर क्रेगन के मुताबिक ये मैसिव वॉल बनाई गई थी क्योंकि वॉल के दूसरे तरफ साक्षात मौत है। ओनली डेथ एग्जिस्ट बियॉन्ड वॉल। तो ये सुन के जसेरिस भी शॉक्ड हो गया। देन दोस्तों यहीं पे हमें हाउस स्टार्क की मैसिव आइस तलवार क्रेगन के कंधे पे देखने मिलती है। ये वही आइस की तलवार है जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स के कहानी में इवेंचुअली टाइविन लैनिस्टर ने पिघलाकर 2 नई वलेरियन स्वॉर्ड्स बनाई थी। ओथ कीपर जो ब्रियन को मिली एंड विडोज वेल जो कमीने जॉफरी की थी। इवेंचुअली इस पहले इंपॉर्टेंट सीन के एंड में यंग लॉर्ड क्रेगन स्टार्क जसेरिस को कहता है कि वो खुद तो उसकी आर्मी लेके जल्द ही उसके सपोर्ट में यानी जसेरिस और रेनिरा के सपोर्ट में नहीं आ पाएगा, बट उसके कुछ नॉर्दर्न आर्मी के डेंजरस ग्रे बियर्ड्स को वो जरूर भेज पाएगा। तो ये ग्रे बियर्ड्स मतलब कुछ ओल्ड तगड़े वॉरियर्स है जिनकी दाढ़ी अभी सफ़ेद हो गई है, बट वो काफ़ी सीजन्ड नॉर्दर्न वॉरियर्स है, ऐसा क्रेगन यहाँ पे जसेरिस को कहता है। तो क्रेगन यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहा है वो बेसिकली है विंटर वुल्व्स। तो ये विंटर वुल्व्स नॉर्थ के कुछ बहुत ही डेंजरस वॉरियर्स होते हैं और उनका लीडर होता है लॉर्ड ऑफ बैराटाउन रॉड्रिक डस्टिन, जिसे सभी लोग रॉडी द रूइन कहते हैं।
तो रहेनिरा के सपोर्ट में ये रॉडी द रूइन करके जो है वो बैरो टाउन से निकलेगा जैसे ही क्रेगन स्टार्क का रेवन उसके यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जसेरिस क्रेगन स्टार्क का सपोर्ट हासिल करने में सक्सेसफुल हो गया है एंड तभी उस समय पर वॉल पे एक रेवन आता है ड्रैगन स्टोन से, जिसको वैसे तो क्रेगन पढ़ता नहीं है बट क्रेगन की शक्ल और जसेरिस के शक्ल को देखने के बाद हमें पता चलता है कि उस रेवन में जरूर मैसेज होगा लुसेरिस वेलेरियन के मौत का। देन दोस्तों सेकंड सीन में हम ड्रैगन स्टोन पे पहुंचे और यहाँ पर प्रिंसेस रहेनिस अपने ड्रैगन मेलिस पर बैठ के ड्रैगन स्टोन के कैसल पे आई थी। यहाँ पर वो जैसे ही आई तो उसकी मुलाकात होती है डेमोन के साथ में और डेमोन यहाँ पर एकदम गुस्से में होता है। रहेनिस जैसे ही मेलिस से उतरी तो डेमोन सीधा उसे कहता है कि रहेनिरा इस समय पर ड्रैगन स्टोन पर नहीं है, वो लुसेरिस के लाश को ढूंढने के लिए कहीं पे तो चली गई है। तो ऐसे ही डेमोन और कितने दिनों तक वहां पर इंतजार करेगा। एक्चुअली डेमोन को इस समय पर हैरेनहेल जीतने के लिए जाना था बट रहेनिरा अपने बेटे के लाश को ढूंढने के लिए यहाँ वहां पर घूम रही है। तो डेमोन के मुताबिक वो काफी इंपॉर्टेंट समय वहां पर गवा रहा है। डेमोन के मुताबिक सीधा उसे और प्रिंसेस रहेनिस को मिलकर किंग्स लैंडिंग पर अटैक करना चाहिए। डेमोन के मुताबिक उसका ड्रैगन करैक्सस और रहेनिस की शी ड्रैगन मेलिस ऐसे दोनों मिलकर वो एमोंड और उसके मैसिव शी ड्रैगन वेगार को खत्म कर देंगे और जब वैसा होगा तो वॉर तो वैसे ही खत्म हो गया। तो ऐसी यहाँ पर थोड़ी सी एग्रेसिव वाहियात बातें डेमोन करता है बट हमें यह समझना चाहिए कि डेमोन भी लुसेरिस के मौत के वजह से काफी गुस्से में है। तो रहेनिस यहाँ पे डेमोन को समझाती है कि वो और मेलिस अभी दोनों भी काफी थके हुए हैं क्योंकि काफी टाइम से उसने गलेट के एरिया में पेट्रोलिंग शुरू रखा है। तो इफ यू रिमेंबर दोस्तों, हमने फर्स्ट सीजन के एंड में ब्लैक काउंसिल के मीटिंग में देखा था कि ब्लैक क्वीन रहेनिरा ने प्रिंसेस रहेनिस को हुक्म दिया कि उसे गलेट के एरिया को अच्छे से पेट्रोल करना है, अच्छे से उसे पूरा ब्लॉक करना है ताकि कोई भी शिप किंग्स लैंडिंग के तरफ ना जा सके। अगर किंग्स लैंडिंग में पानी के रास्ते कोई भी खाना और कुछ अलग अलग सप्लाईज जो भी होते हैं वो बराबर से अगर नहीं पहुंचते हैं तो किंग्स लैंडिंग की मैसिव पॉपुलेशन काफी प्रॉब्लम्स में फंसेगी। तो इसी ब्लैक्स के प्लान के लिए प्रिंसेस रहेनिस अपने ड्रैगन मेलिस पे बैठ के पूरे गलेट के एरिया में ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ माइल्स के एरिया पे यहाँ वहाँ पर वो घूमती रहती है। वो घंटों घंटों तक अपने मेलिस ड्रैगन पर बैठ के गलेट के एरिया में पेट्रोलिंग करती होती है और उसी वजह से अभी वो काफ़ी थकी थी और इवन मेलिस को इस समय पे खाना चाहिए था। तो ये सभी चीज़ें रहेनिस सीधा डेमोन को बता देती है। उसे अभी थकान हो गई है, मेलिस को भी खाना चाहिए एंड इसीलिए वो इस समय पर कहीं पे भी किंग्स लैंडिंग पे ऐसे अटैक वगैरह करने डेमोन के साथ नहीं जाएगी। यहीं पर रहेनिस अच्छे से डेमोन को और समझाती है कि रहेनिरा इस समय पर थोड़ी सैड है और जब तक वो अपने बेटे के लाश को अच्छे से नहीं देखेगी तब तक वो अपने बेटे के मौत का मातम बराबर से नहीं मना पाएगी। इसके लिए रहेनिस ने अपने खुद के डॉटर लेना और डेमोन के एक्स लेना का ही एग्जाम्पल दिया। रहेनिस ने डेमोन को बताया कि लेना के मौत की खबर जैसे ही उसे पता चलती है तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई बट जैसे ही उसने लेना की मरी हुई जली हुई डेड बॉडी देखी तब उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और तब वो मौर्न करने लगी, यानी वो मातम मना सकी। तो रहेनिस ये सब तो कहती है बट फिर भी डेमोन रहेनिस को ताना मार के कहता है कि अगर रहेनिस ने एगोन द सेकंड और पूरे ग्रीन्स को जब भी मौका था तभी खत्म किया होता तो आज लुसेरिस वेलेरियन जिंदा होता और उसकी बीवी पूरे वेस्टेरोस की रानी होती। तो एगोन यहाँ पर वापस फर्स्ट सीजन के थोड़े एंडिंग के बारे में बात कर रहा है जब रहेनिस वहाँ पर ड्रैगन पिट के नीचे से बाहर आई थी और उसके मेलिस ड्रैगन के सामने किंग एगोन द सेकंड और लिटरली सभी ग्रीन्स के मेंबर्स एकदम बेबस खड़े थे। तो उसी समय पर रहेनिस सभी को मारकर एकदम आसानी से इस वॉर को होने से टाल सकती थी बट ऐसा उसने उस समय पे नहीं किया। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर डेमोन रहेनिस को ताना मारता है। If you'd have acted when you had the chance, Aegon's line would be extinguished. तो रहेनिस ने अभी उन सबको क्यों नहीं मारा था वो सब हमने पहले देखा ही है। उसके मुताबिक ऐसे किसी को भी जलाना, किसी को भी मारना ये उसका कॉल नहीं था और इसीलिए उसने वैसे नहीं किया। You could have burnt more, Fred.
A war is like to be fought over this treachery, to be sure, but that war is not mine to begin. तो ये सब कहने के बाद में डेमन वापस रेनिस को कहता है कि उसका कमांड है, उसका हुक्म है कि रेनिस उसके साथ में किंग्स लैंडिंग को आए। बट यहाँ पर रेनिस डेमन की बातें नहीं सुनती, बट उल्टा उसके रिप्लाई में एक जबरदस्त ताना मारते हुए रेनिस डेमन को कहती है कि तुम अगर राजा होते तो ये मैं तुम्हारी हुक्म, तुम्हारा कमांड जरूर सुनती। सो बेसिकली यहाँ पर रेनिस कहती है कि क्वीन रेनिरा की कमांड्स को ही वो फॉलो करेगी, ना कि डेमन के कमांड्स को। देन दोस्तों थर्ड सीन जो भी था वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कुछ ज़्यादा इतना एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ें नहीं है। वी सी रेनिरा नियर द स्टॉर्म सेंड, जहाँ पर वो लुसेरिस की लाश को ढूंढने आई थी। यहाँ पर ब्लैक क्वीन रेनिरा का फेस देख के हमें ऐसा लगता ही है कि मानो पिछले 6-7 दिनों से रेनिरा वही आसपास कहीं तो घूम रही है ताकि वो अपने बेटे के लाश को ढूंढ सके। कुछ टाइम यहाँ वहाँ पर ढूंढने के बाद में फाइनली रेनिरा को लुसेरिस के ड्रैगन अरैक्स का कटा हुआ पंख मिला और उसी में लुसेरिस का एक जला हुआ थोड़ा सा उसे क्लोक भी मिला। इस लुसेरिस के क्लोक को रेनिरा ने एकदम अच्छे से पहचाना और वहां पर वो इमोशनल होके फूट फूट के रोने लगी। इस समय पर फाइनली रेनिरा ने अपने मरे हुए बेटे का मातम मनाना शुरू किया। तो इस थोड़े इमोशनल सीन के बाद में हम पहुंचते हैं ड्रिफ्ट मार्क पे, जहां पर हम मिलते हैं लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन से एंड वी ऑल्सो मेट एलिन ऑफ हल। तो यहाँ पर वी गेट टू नो कि कॉर्लिस वेलारियन कुछ स्टेपस्टोन के इलाके में कुछ काम से गए थे और वहां पर उनके साथ कुछ छोटी बैटल हुई जिसके वजह से वो पानी में गिर गए। बट देन एलिन ऑफ हल ने कॉर्लिस वेलारियन को पानी से निकालकर उनकी जान बचाई। तो एलिन के ऐसे बहादुरी की वजह से कॉर्लिस वेलारियन यहाँ पे काफ़ी थैंकफुल थे, वो काफ़ी शुक्रगुजार थे उसके लिए। वो कहते हैं कि वो एलिन के अभी डेट में हमेशा के लिए रहेंगे। तो दूसरी तरफ से एलिन भी यहाँ पर कॉर्लिस वेलारियन को कहता है कि गलेट में जो भी ब्लॉकेड अभी वो रख रहे हैं उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे शिप्स को भेजना ज़रूरी है। एलिन के मुताबिक वहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ 7 शिप्स को भेजा गया है जिससे गलेट का ब्लॉकेड और मजबूत हो। आगे वो कहता है कि वो अपने भाई के साथ में भी उसके रिलेटेड बात करेगा। तो इस एलिन का एक बड़ा भाई भी होता है, उसका नाम एडम ऑफ हल है। तो वो बंदा कुछ नेक्स्ट एपिसोड में वगैरह हमें नजर आएगा। तो आखिर ये अभी एलिन ऑफ हल और एडम ऑफ हल कौन है? तो ये दोनों वैसे कहने के लिए लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के बेटे लेनोर वेलारियन के बास्टर्ड्स होते हैं, बट असल में ये दोनों कॉर्लिस वेलारियन के ही बास्टर्ड्स बेटे हैं। तो अभी इस एलिन की माँ कौन है, मतलब कॉर्लिस की सीक्रेट लव अफेयर वाली औरत कौन है, एडम कौन है, ये सब हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। देन दोस्तों हम आते हैं रेड कीप में, जहां पर हम मिलते हैं एगोन द सेकंड को, जो उसके बेटे जहेरिस को ढूंढते ढूंढते हेलेना के रूम में आ गया। एगोन द सेकंड का यहाँ पर कहना होता है कि वो उसके बेटे जहेरिस को स्मॉल काउंसिल मीटिंग में लेके जाएगा, क्योंकि जहेरिस हेयर टू द थ्रोन है। तो एज अ हेयर टू द थ्रोन जहेरिस को स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स में क्या होता है वो अच्छे से समझना आना चाहिए। तो इसीलिए एगोन अपने छोटे प्यारे बच्चे जहेरिस को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया था। बट उसकी वाइफ क्वीन हेलेना यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब क्रिप्टिक लैंग्वेज में उसे कहती है कि उसे चूहों से काफ़ी डर लगता है, उसे रैट्स का डर लगने लगा है। तो ऐसे कुछ अजीब से सेंटेंसेस का एगोन को तो वैसे कुछ मतलब समझा नहीं, बट इन सेंटेंसेस का मतलब आगे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो एगोन तो ये सब सुन के सिर्फ हंसता है और वहाँ से निकल गया। एंड देन नेक्स्ट सीन में सर क्रिस्टन कोल और एलिसेंट हाईटावर जो चीज़ें कर रहे थे उसका ब्रेकडाउन मैं यहाँ पे नहीं करूँ तो ही बेहतर है। काफ़ी टाइम से रूमर थी कि एलिसेंट हाईटावर और क्रिस्टन कोल के बीच में कुछ अफेयर बनेगा, एंड दैट फाइनली हैपेंड। तो एलिसेंट और क्रिस्टन कोल दोनों भी स्मॉल काउंसिल के मीटिंग के लिए निकलते हैं, बट वहाँ पर वो जैसे जैसे जा रहे थे उसके पहले ही हमें एक रैट कैचर देखने मिला, एंड दैट इज चीज। तो ये जो भी बंदा यहाँ पे छुपके से हरकतें कर रहा है
वो इवेंचुअली इस एपिसोड के एंड में इम्पॉर्टेंट होगा। तो फाइनली ग्रीन्स की काउंसिल यहाँ पर शुरू होती है। यहाँ पर ऑटो हाईटॉवर सबसे पहले क्रिस्टन कोल को एकदम साइड आए मारता है एंड देन वो एलिसेंट हाईटॉवर को भी ऐसे देखता है कि मानो पापा ऑटो को उसके पीठ पीछे क्या सब कुछ शुरू है उसकी बराबर से खबर है। तो इसी स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में एगोन अपने बेटे जहेरिस को भी लेके आता है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर, एगोन के मुताबिक जहेरिस फ्यूचर में राजा बनेगा। तो काउंसिल में क्या होता है उसके संस्कार उसके ऊपर अभी से होने चाहिए। तो ऑटो हाईटॉवर यहाँ पर ग्रीन काउंसिल के मीटिंग को शुरू करता है और वो कहता है कि वेल और नॉर्थ को उन्होंने जो भी लेटर्स भेजे उसका रिप्लाई नहीं आया। तो इसका रीजन अभी इस ग्रीन काउंसिल वालों को नहीं पता, बट हम व्यूअर्स को पता है। तो रीजन इज जसेरिस वेल और नॉर्थ में अपने ड्रैगन से गया था और उनके सपोर्ट को उसने रहेनिरा के लिए हासिल किया। तो इसीलिए वेल और नॉर्थ दोनों भी इस समय पर ग्रीन्स को कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे। देन ऑटो कहता है कि स्टॉर्मलैंड्स जरूर ग्रीन्स को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि प्रिंस एमोंड की शादी प्रिंसेस फ्लोरिस बराथियन के साथ में तय की गई है। देन इसी स्मॉल काउंसिल मीटिंग में आगे ऑटो हाईटॉवर कहता है कि उसके बड़े भाई का बेटा यानी उसके नेफ्यू ऑर्मुंड हाईटॉवर ने उसकी बड़ी आर्मी बनाई है और वो साउथ से ओल्ड टाउन से निकलेगा और वो डायरेक्टली रिवरलैंड्स में आएगा। तो ये जो भी कैरेक्टर है वो सभी हमें बाद में देखने मिलेंगे। तो इसी के बीच में एलिसेंट हाईटॉवर भी कहती है कि उसने भी कुछ रेवंस रहेनिरा को लिखे थे। उन रेवंस में एलिसेंट ने रहेनिरा से माफी मांगी थी। तो ये चीज जैसे ही आयरन रॉड जैस्पर वाइल्ड ने सुनी तो वो कहते हैं कि रहेनिरा के बेटे को हमने मारा तो उसके माफी का रिप्लाई वो क्या ही देगी, जो कि बिल्कुल सही था। देन उसी समय पर वहां पर ग्रैंड मिस्टर ओरवाइल और टाइलैंड लैनिस्टर भी होते हैं और वो दोनों भी समझाते हैं कि गलेट के एरिया में जो भी ब्लॉकेड इस समय पर ब्लैक्स ने किया है वो दिन ब दिन किंग्स लैंडिंग के जनता के लिए बुरा होने लगा है। तो ओरवाइल यहाँ पर सुझाव देते हुए कहते हैं कि आयरन आइलैंड्स के लॉर्ड डाल्टन ग्रेजॉय को मास्टर ऑफ शिप्स बनाना चाहिए और उनके बड़े आयरन आइलैंड्स के फ्लीट को यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में बुलाना चाहिए। तो अगर डाल्टन ग्रेजॉय यहाँ पे किंग्स लैंडिंग में आता है तो वो कॉर्लिस वेलारियन के वेलारियन फ्लीट के खिलाफ लड़ पाएगा, ऐसा ओरवाइल का यहाँ पे प्लान होता है। तो इसके रिलेटेड वैसे डिसीजंस तो कुछ नहीं हुए, बट ये सब डिस्कशंस जब शुरू थे तभी वहां पर आता है एमोन टारगेरियन। तो एलिसेंट उसे सीधा पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम स्मॉल काउंसिल के पार्ट नहीं हो। बट तभी उसका भाई मतलब किंग एगोन द सेकेंड एमोंड का सपोर्ट देता है और वो कहता है कि एमोंड को उसने स्पेशल मेंबर ऑफ स्मॉल काउंसिल बनाया है क्योंकि वो किंग्स लैंडिंग का सबसे बेस्ट वॉरियर है। तो एगोन के मुताबिक एमोंड की सलाह लेना काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उसने उसको स्मॉल काउंसिल में बुलाया। तो एमोंड वहां पर आकर एकदम स्वैग में कहता है कि अगर उनको वॉर में अच्छी तरीके से आगे बढ़ना होगा तो उन्हें रिवरलैंड्स में हैरेनहेल पे कब्जा करना ही पड़ेगा। तो इसके रिप्लाई में एगोन द सेकेंड भी कहता है कि रिवरलैंड्स के सभी हाउसेस उसके सामने बेंड नहीं करेंगे और अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो वेगार पे एमोंड बैठकर और सनफायर ड्रैगन पर वो खुद बैठकर रिवरलैंड्स के हाउसेस के कैसल्स को खत्म कर देंगे। एगोन तो ये भी कहता है कि वो और एमोंड उनके ड्रैगन्स पे बैठ के सीधा पूरे गलेट के ब्लॉकेड को जला डालेंगे। तब यहाँ पर एलिसेंट अपने बेटे एगोन को थोड़ा सा ठंडा लेने के लिए कहती है, थोड़ी समझदारी दिखाने के लिए कहती है। उसके मुताबिक ऐसे डायरेक्टली यहाँ वहाँ पर ड्रैगन से अटैक करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इवन रहेनिरा के पास में भी ड्रैगन्स है और ऐसे सब अटैक करने के वजह से किंग एगोन की खुद की सेफ्टी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में आएगी। तो एगोन तो वहां पे सीधा वापस कहता है कि अगर रहेनिरा के पास में ड्रैगन्स है तो रहने दो, बट मेरे पास जो ड्रैगन्स है वो बड़े ड्रैगन्स है। तब ये सुनने के बाद में एलिसेंट क्रिस्टन कोल के तरफ देखती है। तब क्रिस्टन एकदम अच्छे से एगोन को समझाता है कि एगोन की सेफ्टी पूरे ग्रीन्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो किंग एगोन द सेकेंड कैसे तो उस बात को मान गया, बट वो वहां पर गुस्से में कहता है कि फैट लॉर्ड टली ग्रीन्स को सपोर्ट करके ही रहेंगे और अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो वो पूरे रिवर रन को जला डालेगा।
तो ऐसे सब ड्रैगन रिलेटेड प्लानिंग और यहाँ वहाँ के कुछ थ्रेट्स के बाद में ये ग्रीन्स काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई और उसके बाद में एलिसेंट मिलती है लैरी स्ट्रॉन्ग से। तो लैरिस यहाँ पे एलिसेंट को बताता है कि जो भी अभी उसके अंडर में रेड किप में काम करने वाले हैं वो सभी एकदम ग्रीन सपोर्टर है, ऐसा कोई भी नहीं बचा जो ग्रीन्स को सपोर्ट नहीं करता, और जो भी लैरिस को लगे कि वो थोड़े ब्लैक्स लॉयलिस्ट वगैरह है उन सभी को लैरिस ने खत्म कर दिया है। देन नेक्स्ट सीन है किंग एगोन द सेकंड के दरबार में, जहां पर वो कुछ उसके दोस्तों के साथ आया। यहाँ पर इन दोस्तों में उसके राइट में जो है वो हाउस एस्टरमॉन्ट का सर लियोन एस्टरमॉन्ट है, लेफ्ट में देयर इज सर मार्टिन रेन एंड पीछे उसके होता है सर एडार्ड वाटर्स जो कि कोई बास्टर्ड है। तो ऐसे ये उसके कुछ 3 बहुत ही जिगरी दोस्त है। तो एगोन अभी दरबार में स्मॉल फोक से मिलने आया था और सभी स्मॉल फोक के एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। सबसे पहले कोई तो एक बंदा नर्वसली उससे कहता है कि आयरन थ्रोन ने उसके कई शिप्स को ले लिया। तो उस स्मॉल फोक के मुताबिक क्राउन ने मतलब आयरन थ्रोन ने उसके कुछ शिप्स को भेड़ बकरियों को सीधा उठा लिया, तो वो उसे चीज पसंद नहीं आई एंड उसी की वो डिमांड करता है। तो एगोन द सेकंड ने वही के वही उन सभी शिप्स को लौटाने का सीधा हुक्म दे दिया। तो ये जैसे ही एगोन ने किया तो दूसरे तरफ हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर ने एकदम आई रोल ही कर डाला। ऑटो हाईटावर क्विकली एगोन द सेकंड को जाके समझाता है कि आयरन थ्रोन ने क्राउन ने जो भी शिप्स ऐसे एक बंदे की उस उठाई है उसका रीजन है वेगार और सनफायर का खाना। अगर सनफायर, वेगार और ड्रैगन पिट में जो भी बाकी के ड्रैगन्स है उनको अगर बराबर से खाना देना है तो आयरन थ्रोन को ऐसे स्मॉल फोक के भेड़ बकरियों को ही उठाना पड़ेगा। तो एगोन को भी ये ऑटो की बात समझती है और वो अपने डिसीजन को रिवर्स करके कहता है कि ड्रैगन्स के लिए कुछ शिप्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो स्मॉल फोक के ऐसे भेड़ बकरियों को वापस लौटा नहीं सकता। तो उस बंदे के जाने के बाद में आता है ह्यू। तो ये काफी हट्टा कट्टा लगने वाला ह्यू एक ब्लैकस्मिथ होता है, मतलब वो लोहार है। ये बंदा लोहे के ऊपर काम करके उसके वेपन्स बनाने वाला एक स्मिथ होता है और उसे कई सारे लोग ह्यू द हैमर भी कहते हैं। तो इस ह्यू के मुताबिक उसको और बाकी सभी स्मिथ्स को यानी कि बाकी सभी लोहारों को सिर्फ एक स्कॉर्पियन वेपन बनाने के लिए काफी टाइम चला जाता है। ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते सिर्फ एक स्कॉर्पियन वेपन बनाने में लगता है। तो उस पूरे टाइम पीरियड में सभी लोहारों की, सभी स्मिथ्स की फैमिलीज काफी स्ट्रगल करती है क्योंकि आयरन थ्रोन उन्हें पैसे वक्त पे नहीं देती। तो ह्यू की यहाँ पर एगोन द सेकंड से डिमांड होती है कि उन सभी स्मिथ्स को एडवांस पेमेंट दिया जाए ताकि वो 4-5 हफ्तों तक अपना अच्छे से गुजारा कर सके, ना कि वो पेमेंट पूरा काम होने के बाद दी जाए। लेट्स मेक इट एन एडवांस पेमेंट। तो ये उसकी डिमांड होती है और इस डिमांड को एगोन द सेकंड यहाँ पे एक्चुअली एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे कुछ रेड किप के दरबार के पेटिशंस के बाद में ये सीन वहां पे खत्म हुआ एंड देन फिर हम एक लैरिस के सीन को देखते हैं जिसमें लैरिस एगोन को कहता है कि ऑटो हाईटावर तुम्हारे काम में बहुत ही ज्यादा दखल अंदाजी दे रहा है। तो जब एक्चुअली एगोन द सेकंड दरबार में हुक्म दे रहा था तभी उस समय पर लैरिस भी सभी चीजों को दूर से बराबर से देख रहा था। लैरिस ने नोटिस किया कि एगोन ने कोई भी हुक्म दिया तो उसके खिलाफ ऑटो का कुछ ना कुछ दखल अंदाजी होता है। ऑटो बार बार एगोन के कामों में घुसने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर लैरिस उन्हीं चीजों के रिलेटेड एगोन को बताता है। लैरिस के मुताबिक ऑटो ने पहले भी ऐसे ही विसेरिस के काम में बहुत दखल अंदाजी की थी और उसके पहले ओल्ड किंग जहेरिस के कामों में भी ऑटो की काफी इन्वॉल्वमेंट रही। तो कई लोगों का रेल में ऐसा मानना होता था कि विसेरिस तो किंग था बट वो एक तरीके से ऑटो हाईटावर का कठपुतली बन गया था। तो मतलब यहाँ पर लैरिस एगोन के दिमाग में उसके नाना जी ऑटो हाईटावर के खिलाफ जहर घोल रहा है। देन दोस्तों इसके बाद में ऑटो हाईटावर और उसके बेटी एलिसेंट हाईटावर का थोड़ा नॉट सो इम्पोर्टेंट सीन हमें देखने मिला जिसमें एलिसेंट को ऐसा लगता होता है कि उसका जो भी स्मॉल काउंसिल में पावर है वो अभी कम होने लगा है।
तो ऑटो हाईटॉवर को उसे सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो एगोन द सेकंड और एमॉन्ड कुछ भी कर बैठेंगे, ऐसा टेंशन एलिसेंट को आ रहा था। तो एलिसेंट के मुताबिक वो और ऑटो ही समझदार है और उन्हें ही एगोन और एमॉन्ड को समझाना चाहिए। तो ऑटो भी यहाँ पर एलिसेंट को पूछता है कि उसका एंड गोल क्या है, वो आखिर इसमें से क्या चाहती है। तो एलिसेंट के मुताबिक वो इस पूरे वॉर को जीतना चाहती है और इवेंचुअली एगोन द सेकंड के सामने रेनिरा और डेमॉन बेंड नी करे, ये वो देखना चाहती है। तो ये सुनने के बाद में ऑटो अपने बेटी से काफी खुश हुआ, बट वो अपने बेटी को ये भी समझाता है कि अगर वो हमें हासिल करना है तो वो हासिल करने का जरिया अभी सिर्फ वायलेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ वॉर होगा। तो इस सीन के बाद में हम ड्रैगन स्टोन के थोड़ा सा बाहर वापस पहुंचे, जहां पर वेलेरियन फ्लीट ने एक शिप को सीज किया और उसमें मिली मिसारिया। ये व्हाइट वर्म मिसारिया मतलब डेमॉन टारगेरियन की एक्स है। एंड इफ यू रिमेंबर तो फर्स्ट सीजन के एपिसोड 9 में एक्चुअली मिसारिया के पास में एगोन द सेकंड कहाँ है उसका एड्रेस होता है। तो वो कई सारे गोल्डन ड्रैगन्स कॉइन्स के बदले में एगोन द सेकंड का अता पता अच्छे से ऑटो को बताती है। तो ये चीज डेमॉन को पता चली थी और इसीलिए डेमॉन को मिसारिया का बहुत गुस्सा आता है। डेमॉन यहाँ पर मिसारिया को सीधा अक्यूज करता है कि उसने उसके साथ में डेमॉन के साथ में गद्दारी की और वो अभी ग्रीन्स के लिए काम करने लगी है। तो ये जैसे ही मिसारिया सुनती है तो वो डेमॉन को समझाने लगी कि वो किसी की भी लॉयल नहीं, वो वैसे काफी गरीब है और उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, उसने जो भी किया वो सिर्फ पैसों के लिए किया। अब मिसारिया को एगोन द सेकंड कहाँ पर है, कहाँ पे छुपा है, उसके रिलेटेड बराबर से इंफॉर्मेशन जरूर थी, बट वो इंफॉर्मेशन अगर वो ऑटो को नहीं देती तो कभी ना कभी एगोन वापस रेड कीप में जाने ही वाला था। तो मिसारिया ने ये जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह देने का काम किया उससे सिर्फ चीजों को स्पीड अप हो गया था। क्विकली ऑटो को एगोन द सेकंड का एड्रेस मिला था। तो मिसारिया यहाँ पे डेमॉन को वही कहती है कि उसका और ग्रीन्स का मतलब ऑटो का जो भी रिश्ता रहा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल था। My arrangement with the Hand was purely transactional. I held no loyalty to him. तो ये सब सुनने के बाद में डेमॉन उस रूम में से गुस्से में बाहर आया और उसने बाहर खड़े रहे सर एरिक कारगाइल को हुक्म दिया कि इस मिसारिया औरत को जेल में काले तहखाने में फेंका जाए। तो ये जैसे ही हुक्म एरिक ने सुना तो एरिक ने भी डेमॉन को कहा कि ये बंदी मिसारिया कुछ हाई टॉवर्स की लॉयलिस्ट नहीं है, वो तो बस पैसे कमाना चाहती थी इंफॉर्मेशन बेच के। तो ये सुनने के बाद में डेमॉन सर एरिक पे ही गुस्सा हुआ और उसने सीधा कहा कि उसे जब मौका मिला था तभी उसने सीधा किंग एगोन को मारना चाहिए था, बट उसने वैसा नहीं किया। तो इसके रिप्लाई में एरिक ने काफी इमोशनल डायलॉग मारते हुए कहा कि उसने और उसके भाई एरिक कारगाइल ने सिर्फ 18 साल की उम्र में वाउज ली थी, ऐसी कस्में ली थी कि वो रॉयल फैमिली को हमेशा डिफेंड करेंगे। तो ऐसे वो वाउज को तोड़ के डायरेक्टली कैसे किसी को मारेंगे। And we swore the same oath to defend the whole of the royal family. एरिक के मुताबिक रॉयल फैमिली में अभी दरार आ चुकी है और वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, बट जिन्होंने सबको बचाने की वाउज ली है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से रॉयल फैमिली के मेंबर को बचाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में इवन डेमॉन भी शॉक्ड हुआ और एग्जैक्टली उसी समय पर रेनिरा की एंट्री हुई ड्रैगन स्टोन पर। तो हमें नेक्स्ट सीन में ब्लैक्स की काउंसिल मीटिंग होते हुए नजर आई। यहाँ पर बेला और रेना होते हैं। देन वी गेट टू सी सर स्टेफन डार्कलेन, यहीं पे पीछे लॉर्ड साइमन स्टाउंटन ऑफ रुक्स रेस्ट है। देन यहीं पर साइड में सर एल्फ्रेड ब्रूम होते हैं। देन इस साइड में हमें दिखाई दिए लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिगार, फिर है मिस्टर गरार्डिस एंड यहीं पे सर लॉरेंट मारब्रांड और प्रिंसेस रेनिस भी थी। तो यहाँ पर ब्लैक्स काउंसिल की मीटिंग तो शुरू होती है, बट इस मीटिंग में आते ही रेनिरा बस कहती है कि उसे कुछ भी करके एमॉन्ड चाहिए। I want Aemond Targaryen. तो जैसे ही वो निकल जाती है तो वी गेट टू सी डेमॉन्स फेस एंड डेमॉन में भी ऐसे सोचता है कि वो अपने वाइफ को खुश करने के लिए उसे एमॉन्ड का तोहफा जरूर देगा।
तो अभी एमोंड को रेड कीप में घुस के पकड़ना है या फिर मारना है, तो वो सब कुछ करना है तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मिसारिया के पास में हो सकती है, ऐसा डेमोन को लगा। और इसीलिए उसके साथ में डील करने के लिए डेमोन उसके तहखाने में चला गया। वहां पर वो मिसारिया को पूछता है कि रेड कीप में घुसने की जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होगी वो जल्द से जल्द मुझे देना और इसके बदले में तुम्हें रिहा किया जाएगा। तो उनके बीच में थोड़ी ही वहां पर बातें होती है, बट ज्यादा हमें कुछ देखने नहीं पता चला। जो भी हुआ वो थोड़ा ऑफ स्क्रीन होता है, जिसमें मिसारिया कुछ इंफॉर्मेशन डेमोन को देती है, जिसके वजह से डेमोन ने मिसारिया को छोड़ दिया, ऐसे हमें समझना है। देन हमें अगले सीन में ड्रैगनस्टोन का एक इमोशनल सीन देखने मिला, जिसमें वी गेट टू सी दैट जसेरिस इज बैक इन ड्रैगनस्टोन। और यहाँ पर जसेरिस बेला के साथ आया था और यहाँ पे जसेरिस और उसके माँ रहेनिरा का इमोशनल रियूनियन हुआ। वो वहां पर अपने माँ को कहता है कि वेल के एरिया की कोई लेडी जेन एरिन करके है, उसने रहेनिरा को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है। मतलब अभी नाइट्स ऑफ द वेल, जो कि वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉरियर्स ऑफ ऑल 7 किंगडम है, वो अभी रहेनिरा को सपोर्ट करेंगे। बट उसके बदले में लेडी जेन एरिन ने वेल में किसी एक ड्रैगन को एज अ सेफ्टी के तौर पे रखने के लिए पूछा है। देन उसके बाद में जसेरिस ने रहेनिरा को यह भी बताया कि नॉर्थ में से भी क्रेगन स्टार्क ने 2000 स्ट्रॉन्ग मैन एट आर्म भेजने का वादा किया है। तो ये सब बातें होती है, बट दोनों काफी इमोशनल होते हैं बिकॉज ऑफ लुसेरिस की डेथ, और एक दूसरे को वहां पर हक करते हैं। लुसेरिस के मौत के बाद में वो दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे, और अगले ही सीन में हमें दिखाई देता है लुसेरिस का फ्यूनरल। लुसेरिस वेलेरियन के जो भी कुछ बचे कुचे कपड़े होते हैं और उसके ड्रैगन का जो पंख होता है, उन्हीं को जलाकर लुसेरिस के वहां पर अंतिम संस्कार किए गए। ये जब शुरू था वहां पर रहना भी हमें रोते हुए नजर आती है, क्योंकि उसकी शादी फर्स्ट सीजन में लुसेरिस के साथ में तय की गई थी। यहीं पर जसेरिस के कंधे पर उसका छोटा भाई जॉफ्री वेलेरियन भी होता है। तो ये सब ड्रैगनस्टोन पे चल ही रहा था, बट दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में एक्सेप्ट में इवन एलिसेंट हाईटॉवर अपने कुछ मरे हुए रिश्तेदारों के याद में कैंडल्स को जलाती रहती है। इसमें उसने पहला नेम एक्चुअली एक कोई एलिरी फ्लोरेंट करके लिया। तो ये जो नाम उसने लिया वो उसकी माँ है, मतलब ये जो कोई भी है वो ऑटो हाईटॉवर की पत्नी होती है, एंड शी डाइड, तो वो उसका नाम यहाँ पे लेती है। एंड उसके बाद में एक्चुअली एलिसेंट ने लुसेरिस वेलेरियन का भी नाम लिया। तो अभी वॉर तो वैसे शुरू हो गया है, बट अभी भी वैसे एलिसेंट हाईटॉवर के मन में उसके पुराने दोस्त ओल्ड फ्रेंड रहेनिरा के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर है, ऐसा ही हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट सीन में डेमोन टारगेरियन हमें दिखाई दिया डायरेक्टली किंग्स लैंडिंग में स्नीक इन करते हुए। तो मिसारिया ने उसे एक सीक्रेट रास्ता बताया था कैसे किंग्स लैंडिंग में घुसना है, और उसी रास्ते से वो डायरेक्टली मिलता है ब्लड को जाके। तो ये ब्लड करके जो भी है ये एक कोई गोल्ड क्लोक है, एंड ही हेट्स हाईटॉवर्स। वो यहाँ पर डेमोन को देख के एक तरीके से खुश हुआ और उसने सीधा डेमोन को देख के कमांडर कह दिया। तो इफ यू रिमेंबर, तो फर्स्ट सीजन में एक्चुअली डेमोन टारगेरियन लॉर्ड कमांडर ऑफ द गोल्ड क्लोक्स रहता है। तो कई सारे अभी भी गोल्ड क्लोक्स ऐसे होते हैं जो उसके लिए लॉयल थे। तो ये ब्लड भी उन्हीं कुछ सोल्जर्स में से है जो अभी भी डेमोन को मानता है। तो ये जो ब्लड होता है वो एक्चुअली बुक में वैसे तो रिटायर गोल्ड क्लोक बताया है, बट यहाँ पर हमें वो एक्टिव ड्यूटी पे नजर आया। तो इस ब्लड को लेके डेमोन सीधा चला गया चीज के पास में, जो कि एक रैट कैचर है। यहाँ वहां पर किंग्स लैंडिंग में वो चूहों को पकड़ता है। तो डेमोन यहाँ पर इस चीज नाम के रैट कैचर को काफी सारे पैसे ऑफर करता है, और उसके बदले में उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी कि उस चीज को, इस ब्लड नाम के बंदे को एकदम अच्छी तरीके से रास्ता दिखाना है रेड कीप का। चीज का बस एक ही काम है कि उसे बराबर से रेड कीप के सीक्रेट रास्तों से इस मैसिव ब्लड को रेड कीप में एकदम ऊपर लेके जाना है, ताकि वो ब्लड प्रिंस एमोंड को मार सके। डेमोन यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि एमोंड की एक आंख नहीं है, तो उसे पहचानना काफी इजी रहेगा। तुम दोनों उसे बराबर से पहचानना, और जैसे ही तुम उसे बराबर से पहचानोगे तो ब्लड उस एमोंड को मार गिराएगा। तो
तो दैट्स द प्लान, और इसके लिए एमॉन्ड उसे आधे पैसे भी देता है, और इस प्लान को रैट कैचर चीज ने एक्सेप्ट भी किया। बट उसका वहां पर एक क्वेश्चन आया। What if we can't find him? चीज के मुताबिक वो ब्लड को रेड किप में लेके तो चला जाएगा, बट व्हाट इफ वो एमॉन्ड को ढूंढ नहीं सके? तो इसके बदले में डेमॉन ने एग्जैक्टली क्या कहा वो हमें नहीं दिखाया। तो एज एन ऑडियंस हमें ये अज्यूम करना है कि डेमॉन ने उन दोनों को कहा कि अगर उन्हें एमॉन्ड नहीं मिलता है तो तुम एगोन के बेटे को मार डालो, बिकॉज अ सन फॉर अ सन, एक सन के बदले में सन, एक बेटे के बदले में बेटे का बदला डेमॉन चाहता है। तो ये चीज भी काफी डिफरेंट बुक से दिखाई है। बुक में तो डेमॉन क्लियरली इन दोनों को कहता है कि एगोन के बेटे को ही मारना, ऐसे एमॉन्ड को मारने का वगैरह कोई प्लान नहीं होता डेमॉन का। डेमॉन वांटेड अ सन फॉर अ सन, दैट्स इट। देन दोस्तों वी आल्सो गेट टू सी अ क्विक बट इम्पॉर्टेंट सीन बिटवीन एमॉन्ड एंड क्रिस्टन कोल। वो दोनों भी एमॉन्ड के रूम में बैठ के एकदम अच्छे से प्लानिंग करते होते हैं कि क्राउन लैंड्स को किस तरीके से जीता जाए। क्रिस्टन कोल और एमॉन्ड के मुताबिक एकदम आसानी से वो क्राउन लैंड्स के इलाके को, यानी हाउस रॉसबी और हाउस स्टॉकवर्थ, ऐसे नज़दीकी किंग्स लैंडिंग के जो हाउसेस है उनको आसानी से जीत लेंगे। बट एमॉन्ड तो कहता है कि उन्हें वो तो करना ही है, बट उन्हें हैरेनहल को भी जीतना है। एमॉन्ड यहाँ पे आगे सीधा कहता है कि ऑटो हाईटॉवर थोड़ा सा सेफली गेम खेल रहा है, वो काफी धीरे धीरे से स्टेप्स ले रहे हैं, और दूसरे तरफ उसकी माँ एलिसेंट तो हमेशा गुस्से में रहती है क्योंकि एमॉन्ड ने लुसेरिस को मार दिया। एलिसेंट को ऐसा लगता होता है कि एमॉन्ड ने लुसेरिस को मारा इसीलिए वॉर शुरू हो गया। बट एमॉन्ड ने यहाँ पर सीधा क्रिस्टन कोल को कह दिया कि एलिसेंट ने उसके पिता ऑटो के साथ में, मतलब उसके नाना ऑटो के साथ में मिलकर रेनिरा का तख्त छीना, और उसी वजह से एक्चुअली वॉर शुरू हो गया है। एमॉन्ड ने यहाँ पर आगे लिटरली अपने माँ को ही सीधा अक्यूज करके कहा कि शी स्पीक्स विथ टू टंग सर क्रिस्टन। मतलब यहाँ पर एमॉन्ड सीधा अपने माँ को ही एक तरीके से हिपोक्रेट कह रहा है, या फिर रंग बदलू गिरगिट कह रहा है, जो अलग अलग मास्क पहन के अपने ओपिनियंस चेंज करती है। तो तभी वहां पर एक्चुअली क्रिस्टन कोल ने एलिसेंट का साइड लिया और कहा कि रेनिरा ने ही एलिसेंट को वैसा बनाया है, रेनिरा ने ही एलिसेंट को एकदम जहरीले स्पाइडर की तरह बनाया, ऐसा कुछ वहां पर उसका कहना था। तो अभी हम तो जानते ही है कि क्रिस्टन कोल और एलिसेंट के बीच में अफेयर वगैरह शुरू हो गया है, तो वो बिना सोचे समझे अभी एलिसेंट का साइड ले रहा था। तो इस सीन के बाद में हम पहुंचते हैं इस एपिसोड के आखिरी सीन में, दैट इज ब्लड एंड चीज का हॉरर सीन। ब्लड एंड चीज दोनों रेड किप के कैसल में एकदम आसानी से घुसे, क्योंकि चीज को रेड किप के कैसल में जो भी सीक्रेट मेगोर द क्रोल ने बनाए हुए सीक्रेट रास्ते थे वो एकदम अच्छे से पता थे, और उसी वजह से चीज एकदम आसानी से ब्लड को लेके रेड किप में घुसा। चीज को रास्ते इतने अच्छे से पता थे कि वो डायरेक्टली आयरन थ्रोन के दरबार तक भी पहुंच गया, जहां पर वो एगोन द सेकंड को देखता है, जो अपने दोस्तों के साथ में एकदम टल्ली होके कुछ उनके अलग ही बातें शुरू थी, और लिटरली उनके सामने ब्लड एंड चीज आसानी से निकलते हैं और वो पहुंचते हैं मेगोर्स होल्ड फास्ट के यहाँ पर। वहां पर जाने के बाद में ब्लड एंड चीज के बीच में थोड़ी सी फाइट होती है। चीज पहले कहता है कि वो ऊपर नहीं जाएगा जहां पे रॉयल फैमिली रहती है, तो ब्लड कहता है कि चीज को कुछ भी करके वहां पे उसे लेके जाना पड़ेगा, तभी उनका प्लान सक्सेसफुल होगा। तो चीज उस चीज को एक्सेप्ट करता है, एंड ब्लड एंड चीज पहुंचते हैं ऊपर सीधा एमॉन्ड टारगेरियन के रूम में। वहां पर वैसे उन्हें एमॉन्ड नहीं मिला, तो ब्लड दूसरे कमरे में उसे ढूंढने के लिए गया, तो वहां पर एक क्वीन हेलेना की हैंडमेडन उसे देखती है। तो ब्लड वहां पर उस हैंडमेडन को कहता है कि वो रैट्स को पकड़ने के लिए आया है, और वो रैट्स का ट्रैप सेट करने लगा। बट जब उसने ऊपर देखा वापस, तब तक हैंडमेडन वहां से भाग गई थी। तो ब्लड उसके पीछे भागते हुए बाहर आया, बट उस हैंडमेडन को ढूंढने के पहले ही उसे आवाजें आई चीज की एक रूम में से। तो ब्लड उस रूम में जाता है एंड ही गेट्स टू सी चीज ने क्वीन हेलेना को पकड़ लिया है। ब्लड एंड चीज के सामने दो क्रेडल्स होते हैं, उसमें एक में होता है प्रिंस जहेरिस, तो दूसरे में होती है प्रिंसेस जहेरा।
तो अभी यहाँ पर हेलेना को ब्लड एंड चीज दोनों पूछते हैं कि इसमें से जहेरिस कौन है। अभी रोते रोते हेलेना उसके गले का हार ब्लड को ऑफर करती है, बट उसके रिप्लाई में ब्लड कहता है कि ये सोने का हार मतलब बेटा नहीं होता। ही आस्क्ड अ सन फॉर अ सन, मतलब डेमोन ने उनको सन फॉर अ सन कहा था, तो उन्हें जहेरिसी चाहिए। तो चीज हेलेना को धमकाता है कि इसमें से प्रिंस जहेरिस कौन है। तो हेलेना रोते रोते उस क्रेडल के तरफ पॉइंट करती है जिसमें जहेरिस था। अब उसके पॉइंट करने के बाद में ब्लड को तो वैसे यकीन नहीं होता कि वो एक्चुअली बेटा ही होगा, बट चीज को फॉर सम रीजन लगता है कि हेलेना सच कह रही है, एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी क्रेडल में जो भी बेबी है उसको मार देंगे। एंड इसके बाद में जो कुछ भी हुआ, दैट वॉज एन एब्सोल्यूट हॉरर शो। ब्लड एंड चीज दोनों मिलके उस सोने वाले बेबी जहेरिस का सर काटते हैं और हेलेना वहां से प्रिंसेस जहेरा को लेके निकल गई। हेलेना वहां से भागी और वो सीधा अपने माँ एलिसेंट के रूम में आती है। तो एलिसेंट और क्रिस्टन कोल का वहां पर एक अलग ही पलंग तोड़ सीन शुरू था। हेलेना वहां पर एकदम शॉक्ड में नीचे बैठती है एंड शी जस्ट सेड कि उन्होंने प्रिंस को मार दिया। एंड देन वी सी एलिसेंट का शॉक्ड फेस एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ। तो दोस्तों ये आखिरी 7-8 मिनटों में जो भी ब्लड एंड चीज का एक हॉरर शो हमें इस फर्स्ट एपिसोड में देखने मिला, ये पूरा का पूरा सीन बुक में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। बुक में भी वैसे तो जहेरिस मरता तो है ही, बट इस पूरे हॉरर सीन में जो भी कॉन्वर्सेशंस वगैरह हुए वो काफी डिफरेंट है। वहां पर जब जहेरिस मरता है तभी अपने सगे ट्विन भाई का मर्डर होते हुए जहेरा भी देखती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली जहेरिस और जहेरा के साथ साथ उन दोनों ट्विन्स के साथ में उनका एक छोटा बेबी ब्रदर मेलॉर भी वहीं पे होता है। तो बुक में एग्जैक्टली इस सीन को किस तरीके से बताया गया है वो आपको अगर जानना है तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। आई हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। एवरी वीक अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। देयर विल बी मोर ब्रेकडाउन्स, देयर विल बी मेनी लाइव वीडियोस और कई सारे इंपॉर्टेंट लोर वीडियोस और शॉर्ट्स आते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।